नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत में ऐसा लगता है कि लोग राजनीतिक विवाद शुरू करने के लिए कोई न कोई मुद्दा तलाशते रहते हैं और अब एक नया मुद्दा मिल गया है। यूजीसी के द्वारा बनाए गए नए नियम, जिसमें व्यवस्था की गई है कि कॉलेजों में, ख़ासतौर पे जो उच्च शिक्षा जिसको हम कहते हैं, हायर एजुकेशन में, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उसके रंग रूप के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सके। ये नियम अपने आप में बड़ा ही अच्छा और सटीक दिखाई देता है, लेकिन कई लोगों को इस पर भी एतराज़ हो गया है। ख़ास तौर पे उच्च जाति के कुछ लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं और इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले लोगों का और जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि इस अधिनियम के चलते जो उच्च जाति के छात्र हैं उनके साथ भेदभाव होगा। यानी उनके साथ अगर भेदभाव होता है तो उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये अलग बात है कि यूजीसी ने सफाई दी है कि जो नए नियम हैं उसमें ये व्यवस्था है कि किसी के साथ भी नहीं हो सकता। ये ज़रूर कहा गया है कि ख़ास तौर पे जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, ओबीसी के हैं, उन लोगों के साथ भेदभाव होने पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाएगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एक तो बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह का नियम लाना पड़ रहा है। आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए, हम देश में एक नया वर्ग खड़ा हो गया है जो कहता है कि सभी हिंदू एक हैं, सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। लेकिन आज भी समाज की सच्चाई ये है कि जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर भेदभाव जारी है और इसलिए ये नियम यूजीसी को एक तरह की मजबूरी में लाना पड़ा है। यूजीसी कोई अपने आप ये अधिनियम जो है वो लेकर नहीं आया। उसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वो एक निश्चित समय के भीतर ये आदेश इस तरह का लेकर आए और इस आदेश को लाने के पीछे दो छात्राओं का जो शेड्यूल कास्ट वर्ग से थे, उनकी आत्महत्या मुख्य कारण है। उसके आधार पर उनकी माताएं जो हैं, जो दो छात्रों ने आत्महत्या की, उनकी माताएं सुप्रीम कोर्ट गई थी और तब 2019 से 2025 तक ये मुकदमा चलता रहा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर यूजीसी जो है ये अधिनियम ले आया है। ये नियम कोई एकदम से नया नहीं है। 2012 में भी एक अधिनियम लाया गया था, लेकिन उसमें कार्रवाई किस तरह से हो, कितनी जल्दी हो, ये सब चीज़ें साफ नहीं की गई थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि जब तेज़ी से कार्रवाई के लिए और इन मामलों के निपटारे के लिए तुरंत नियम लाया जाए। लेकिन ये भी बात पच नहीं रही है। एक तरफ ये खबर आ रही है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उत्तर प्रदेश में इस्तीफ़ा दिया है। एक अधिकारी ने अपने इस्तीफ़ा में लिख दिया है कि यूजीसी के जो नए अधिनियम हैं उससे वो आहत हैं, इसलिए इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने शंकराचार्य का भी उल्लेख किया है अपने इस्तीफ़े में। बहरहाल एक और इस्तीफ़ा आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य और कुछ मुद्दों पर, जिसमें शायद यूजीसी का मुद्दा भी हो सकता है, योगी और मोदी की जिस तरह से आलोचना की जा रही है उससे वो बड़े आहत हैं और इसलिए वो अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बहरहाल इसकी राजनीति चाहे जो भी हो, लेकिन ये बहुत दुखद पहलू है कि एक तो हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव कायम है और दूसरी तरफ उसको रोकने के लिए अगर कोई नियम बनाया जाता है जो अपने आप में सख्त नियम भी नहीं है और जो 2012 से मौजूद था, उस पर भी लोग एतराज़ करते हैं। तो एक तरह से ये जो हिंदू एकता की बात करते हैं उनकी पोल भी खोल देता है। वो चाहते हैं कि हिंदू एकता भी हो जाए और जातियां भी बरकरार रहें। शायद वो चाहते हैं कि हिंदू एकता भी हो जाए और छुआछूत भी बरकरार रह जाए। लेकिन ये अब धीरे धीरे जैसे जैसे दलित वर्ग के लोगों में और
पिछड़े वर्ग के लोगों में चेतना आ रही है, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आप उनको गैर बराबरी का दर्जा देंगे, उन पर लांछन लगाते रहेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे और फिर भी आप जो है एकता की बात करते रहेंगे। बहरहाल ज़रा एक नज़र डालते हैं कि ये जो विवाद सारा चल रहा है वो नियम क्या है। इसे उच्च शिक्षा में समानता अधिनियम 2026 का नाम दिया गया है और इसे सुप्रीम कोर्ट के 2025 के आदेश पर जारी किया गया है। ये इसका जो केंद्र है उसमें रोहित वेमुला और पायल तडवी नाम के दो छात्र हैं। उनकी माताओं के आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। ये रोहित वेमुला कौन है, पायल तडवी कौन है? हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र रोहित वेमुला थे। जनवरी 2016 में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और इसका एक कारण ये था कि उनको छात्रावास से निकाल दिया गया था और उस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक व्यक्ति का नाम भी आया था। और कुल मिलाकर ये रोहित वेमुला ने अपने जो आत्महत्या के समय जो पत्र छोड़ा था उसमें इसका जिक्र किया था कि वो जो जाति के आधार पर असमानता उनके साथ की जा रही है उससे क्षुब्ध हो चुके हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इसी तरह से टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंबई के एमडी की छात्रा पायल तडवी ने 2019 में आत्महत्या कर ली थी। उनका भी यही आरोप था कि जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन दोनों मामलों को उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव और संस्थागत उत्पीड़न के रूप में देखा गया था और ये मामला दोनों यानी रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और जिसके आधार पर ये 2019 में दायर की गई थी और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश दिया कि वो स्पष्ट नियम बनाए, क्योंकि 2012 में जो नियम बनाए गए थे वो बहुत साफ नहीं थे। अब यहाँ देखिए कि उत्पीड़न की शिकायतें जो हैं किस तरह से बढ़ रही हैं। 2019-2020 में ये जो जातिगत भेदभाव की 173 शिकायतें आई थी और 2023-24 में 378 शिकायतें हो गई, यानी 100% से भी ज़्यादा शिकायतें बढ़ गई थी। यानी जो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, जैसे जैसे लोगों में चेतना जागृत हो रही है, वैसे वैसे इस तरह के भेदभाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन दिखाई उल्टा ही दे रहा है। अब जो नया अधिनियम लाया गया उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म करना। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती है और इसे जो है 2012 के पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क की जगह लाया गया है और लाने के साथ साथ इसको लागू करने के योग्य बनाया गया है। यानी 2012 का जो था फ्रेमवर्क, उसमें कुछ ऐसी समस्याएं थी कि वो ठीक से लागू भी नहीं हो पा रहा था। अब क्या क्या इसमें कहा गया है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि समान अवसर केंद्र और समानता कमेटी का गठन किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत मिलती है तो वो इसकी देखभाल करेंगे। 24 घंटे का एक हेल्पलाइन भी देने, उसकी सुविधा देने की बात की गई है ताकि कोई छात्र जो है तुरंत फ़ोन से ही इसकी शिकायत करे और उस पर जो भी अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर सकें। शिकायतों के जांच के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया अपनाने की बात की गई है, यानी कि कहा गया है कि अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो तुरंत कमेटी बनाई जानी चाहिए, तुरंत सुनवाई होनी चाहिए और तुरंत उस पर फैसला कर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि कमेटी बनाने में ही कई महीनों का समय लग जाए और फिर कमेटी बने तो कई महीनों सुनवाई करे और फिर तब तक बहुत देर हो जाए। तो इस देरी को ख़त्म करने की बात की गई है। अनुचित व्यवहार को भी जो है भेदभाव में शामिल किया गया है और इसके साथ साथ भेदभाव की व्यापक परिभाषा दी गई है। अनुचित व्यवहार को ऐसा लगता है कि वो एक छोटी सी घटना है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं या विकलांग हैं या
जो चेहरे से अलग दिखते हैं, उन सब लोगों को बड़ी पीड़ा देती है। या फिर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए, वो भी बहुत दुखदाई होता है। अब देखते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है। सामान्य वर्ग के छात्र, कुछ नेता और शिक्षाविद विरोध में शिकायत तंत्र के केवल SC, ST, OBC, EWS और PWD तक सीमित कह रहे हैं। उनका कहना है कि इन्हीं वर्गों को संबोधित करता है ये फ्रेमवर्क, और सामान्य वर्ग को भेदभाव का शिकार होने पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था इसमें नहीं की गई है, जबकि UGC का कहना है कि की गई है। एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का डर है, यानी कि उनको लग रहा है कि जो SC, ST, OBC, EWS, PWD श्रेणी के लोग हैं, वो जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके खिलाफ आरोप लगा देंगे, और इससे सामान्य वर्ग का उत्पीड़न जो है बढ़ जाएगा। इसमें ये कहना होगा EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, उसमें सामान्य वर्ग के लोग, उच्च जाति के लोग भी शामिल होते हैं। तो इसके बाद उनका कहना है कि जो नियम बनाए गए हैं उनकी व्यापक परिभाषा नहीं दी गई है। एक और कहते हैं कि प्रक्रियागत कमियों से दुरुपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। प्रक्रियागत कमी है, यानी जो प्रोसेस है उसमें कुछ कमी है। और आखिर में यह आरोप लगाया जा रहा है कि इससे नए जातिगत विभाजन का खतरा है। अब जो ये बात है ये भी कुछ अटपटी सी लगती है, क्योंकि अभी तक कोई शिकायत ऐसी नहीं आती है कि SC, ST, OBC वर्ग के लोग जो हैं सामान्य वर्ग के लोगों को किसी तरह से जाति, नस्ल के आधार पर उत्पीड़ित करते हों। बहुत तरह के लोग आलोचक भी हैं जो विरोध नहीं कर रहे हैं सामने आकर के, लेकिन आलोचना कर रहे हैं। उनका क्या कहना है ज़रा ये भी देख लेते हैं। उनका कहना है कि विचार अच्छा है, लेकिन असमान तरीकों से लागू किया जा रहा है। असमान तरीका क्या है ये भी वो नहीं बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा उनका कहना है कि सामान्य वर्ग के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। ये जो बातें हैं वो कुछ अटपटी सी लगती है, क्योंकि सामान्य वर्ग को जाति के आधार पर तो कोई उनको अपशब्द नहीं कहता। OBC के लोगों को भी ऐसा कहते हुए कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है। तो फिर बात क्या है? दो जो उदाहरण हमने दिए वो दोनों दलित वर्ग के लोगों के थे, शेड्यूल कास्ट से थे। एक यहाँ पर मैं जिक्र और करना चाहूँगा कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनके साथ भी लगातार विरोध होता रहता है, और ये जो विरोध है, ये जो अपमानजनक व्यवहार है, वो विश्वविद्यालयों में नहीं उसके बाहर भी होता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का जो के साथ जो होता है, एक जो उनका चेहरा जो मंगोल चेहरा है, जो जिस तरह के मंगोल लोग मंगोलिया में या चीन में होते हैं उस तरह का चेहरा है, उसको लेकर के विरोध करते हैं। उसके अलावा उनको कई तरह के नाम से पुकारने की शिकायतें मिलती रही हैं, जिसमें चिंकी, मोमो, चीनी, नेपाली वगैरह वगैरह कहते हैं, जो कि अपमानजनक है। अगर वो नहीं चाहते हैं तो आप ऐसी बात क्यों कहेंगे? वो भारत के लोग हैं। और मैं एक जिक्र करूं कि देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र एंजल चकमा की कुछ दिनों पहले ही हत्या कर दी गई थी, और इसी तरह के भेदभावपूर्ण शब्द उसको कहे गए थे। वो बार बार कहता रहा कि मैं भारतीय हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, लेकिन लोगों ने उसको किसी और देश का नाम लेकर के और उस पर उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। तो आखिरकार ये भेदभाव खत्म कैसे होगा? यहाँ पर यह भी कहना ज़रूरी है कि भारत जो है नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है, लेकिन आज भी भारत में इसको ख़त्म करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है। अलग अलग कानून हैं, अलग अलग तरफ से उसको परिभाषित करने की कोशिश की गई है, और इसके चलते हम देखते हैं कि कैंपस में, यानी जो शिक्षा संस्थान है उसमें भी और शिक्षा संस्थानों के बाहर भी तरह तरह की शिकायतें मिलती हैं। उन पर तरह तरह की बातें की जाती हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ भी ऐसा होता है। इस तरह की शिकायतें कई बार आ चुकी हैं। आखिर ये कब खत्म होगा?
क्यों हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उतना ही प्यार और सम्मान नहीं दे सकते जितना दिल्ली के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, मेरठ के लोगों को या फरीदाबाद के लोगों को देते हैं? क्यों हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों के चेहरे की बनावट के आधार पर उनके साथ भेदभाव करें, उनकी भाषा के आधार पर या उनकी संस्कृति के आधार पर? आखिरकार वो सभी भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा हैं। और जो भेदभाव के शिकार होते हैं उनमें बड़ी संख्या में हिंदू भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा का पूरा गैर हिंदुओं का है। वहाँ हिंदू भी हैं, बहुमत हिंदुओं का ही है ज़्यादातर राज्यों में। उसके बाद भी ये शिकायतें मिलती हैं। तो ये जो धर्म के भीतर कहीं ना कहीं एक पेच रह गया है जिसको सुलझाने की ज़रूरत है, उस पर अभी भी ध्यान नहीं दिख रहा है। और यूजीसी के नए आदेश को लेकर के जिस तरह का विरोध हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि समाज में एक वर्ग अब भी मौजूद है जो सामाजिक बराबरी को, भेदभाव को ख़त्म करने को तरजीह नहीं देना चाहता है। आपको हमारी ये बात कैसी लगी? अपने कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे सामने आनी चाहिए ताकि हम ये समझ सकें कि आप किस दिशा में सोचते हैं। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि सत्य हिंदी का सदस्यता अभियान अभी चल रहा है। कृपा करके हमारे वेबसाइट पर जाइए और सत्य हिंदी के सदस्य बनिए, सहयोग कीजिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को जीवित रखने में मदद कीजिए। इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम को आप लाइक करें और हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करें ताकि आप बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.